जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं ना। कल हमने ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9 देखी थी, जिसमें हमने वाटर इन एटमॉस्फेयर ख़त्म किया था। ठीक है। आज जो क्लास रहने वाली है वो है क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने खूब पढ़ा होगा वेपन क्लासिफिकेशंस और बाकी उनके बारे में, तो वो सारा चीज़ हम ख़त्म करने वाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में बनाया है, ताकि जो बच्चे सीडीएस, सीएपीएफ इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीएससी के कुछ बच्चे जो रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, और एसएससी के लिए तो है ही है। ठीक है। काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। जहाँ मैं कहूँगा ये सीडीएस सीएपीएफ के लिए है, वो सीडीएस सीएपीएफ के लिए होगा, एसएससी के लिए नहीं होगा। ठीक है। बट आप पढ़ लेना, इसलिए कि इसका कोई भरोसा नहीं कहाँ से उठ के आ जाए। आज की क्लास का लेवल होगा, अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एजेंडा यही होने वाला है, आप देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है। इसको अभी रहने देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्लास बिना टाइम खराब किए। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो क्लाइमेट और वेदर ये दो शब्द आते हैं। इन दोनों शब्द में क्या फ़र्क होता है? अगर हम वेदर की बात करें तो देखो, जो हर दिन, हर घंटे मौसम आप बदलता हुआ देख रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगे, अचानक से धूप हो जाए, अचानक से सर्दी पड़ने लगे, तो अगर रेगुलर बेसिस पर कोई मौसम में बदलाव आपको देखने में मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। ठीक है? बट अब तकरीबन 25-30 साल तक एक औसत निकाल लिया जाए कि भाई साहब यहाँ का वेदर कैसा रहा है। 25-30 साल का एक औसत निकाल लिया जाए, ठीक है? कि गर्म रहा है, ठंडा रहा है, बरसात वाला रहा है, कैसा रहा है? तो उस बड़े समय के एनालिसिस को, उस बड़े समय के डेटा को कलेक्ट करके जो आउटकम लिया जाता है, उसको हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। ठीक है? मतलब मोटा-मोटी ये है कि वेदर का बड़ा स्वरूप है क्लाइमेट। सिंपल। यानी बड़े टाइम पीरियड पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वेदर को छोटे टाइम पीरियड पर कैलकुलेट करते हैं। अब क्लाइमेट की अगर हम बात करें, तो क्लाइमेट कौन-कौन चीज़ों पर निर्भर करता है, क्या-क्या एलिमेंट्स इसके रहते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करता है, जिसकी वजह से ये बदलता है। जैसे तापमान में बढ़ जाए, घट जाए, ठीक है? तो ये हो सकता है। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवाएँ कैसी हैं, ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ का वर्षण कैसा है, ये सारे शब्द मैं समझा चुका हूँ आपको क्या होता है। बस फिलहाल के लिए ये देखो किस पर ये निर्भर करता है। तो ये सब मिल कर के इसके हाव-भाव को बदलते हैं, इसके प्रभाव को वो प्रभावित करते हैं। ठीक है? अब आते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? तो और है जैसे लैटीट्यूड, ठीक है? जैसे आप देखते हो ना कि ये हमारा अर्थ है, तो ये हो गया सेंटर में इक्वेटर। आपको पता है कि सन का लाइट इक्वेटर और इसके आस-पास में डायरेक्ट गिरता है, लेकिन क्या सारी जगह डायरेक्ट गिरता है? नहीं, कहीं पर स्लैंट गिरता है और कहीं पर पहुँचता ही नहीं है, जैसे पोलर वाले एरिया में। तो लैटीट्यूड के कारण भी आप क्या देखोगे कि टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, कई सारी चीज़ें, टेम्परेचर अलग-अलग होगा, बारिश अलग-अलग होगा, ज़मीन अलग-अलग होगी, सूखा होगा, ये सारे फ़र्क देखने को मिलेंगे। तो लैटीट्यूड एक कारण है, वो प्रभावित करता है। दूसरा है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊँचाई। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ऊँचाई में ये होता है कि जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाओ, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, घटने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड, क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। याद आ रहा है आपको, एटमॉस्फेयर में हम पढ़ रहे थे। तो एल्टीट्यूड के हिसाब से भी चीज़ें इधर-उधर होती हैं। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे अगर कोई चीज़, कोई जगह मैरीटाइम यानी समंदर वगैरह के एरिया में है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वाद उदाहरण के तौर पर जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, तमिलनाडु, केरला, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो बांग्लादेश वाले या बंगाल के लोग हैं, उनको देख लो, या जो दुनिया में और जगह पे जो तटीय एरिया में या फिर समुद्री एरिया में रहते हैं, उसके आस-पास रहते हैं, उन पर अलग प्रभाव पड़ेगा। जो बिल्कुल लैंड एरिया से घिरे हुए हैं, ज़मीनी एरिया से घिरे हुए हैं, जिसको कॉन्टिनेंटल एरिया कहते हैं, उन पर अलग-अलग चीज़ें प्रभाव देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो एक तो ये भी हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि हाँ भाई, यहाँ से वेस्टर्ली जाता है, यहाँ से ईस्टर्ली जाता है, इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ जैसी हवाएँ, वहाँ वैसा रूप, वहाँ वैसा मौसम। पाँचवा है ओशियन करंट, छठा है रिलीफ फीचर्स। ये 2 चीज़ें हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको फिलहाल के लिए रख दो। अब हुआ क्या कि इस क्लाइमेट को अलग-अलग जगह पर देखा गया कि अलग-अलग तरीके के हैं, अलग-अलग रूप हैं इनके, अलग-अलग तरीके हैं, ठीक है? तो इनको ना डिवाइड करने के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूले अपनाए गए, ठीक है? बेसिकली 3 मेथड थे। पहला था जिस मेथड का नाम है, 1 सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकंड।
हाँ, क्या कह रहा था मैं? तो क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन के बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सो पहला जो टाइप है वो टाइप है, उसका नाम है इम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, इम्पेरिकल अप्रोच। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो टाइप है वो है जेनेटिक अप्रोच। जेनेटिक अप्रोच। तीसरा जो टाइप है वो है आपका अप्लाइड अप्रोच। ठीक है, सो ये बेसिकली तीन तरीके हैं जिनके वजह से जो आपका क्लाइमेट है उसको डिवाइड किया गया, इनके आधार पर उनको डिवाइड किया गया। एम्पिरिकल अप्रोच में क्या होता है कि जो डेटा मिला है आपको टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, बाकी और सब चीज़ों का, ठीक है, उस डेटा के आधार पर डिवीजन करना, तो वो एम्पिरिकल कहलाता है। दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो भी क्लाइमेट बदलाव वहां पर हुआ है उस एरिया में और उसके कारण जो प्रभाव पड़ा है उसका सॉरी क्लाइमेट किस किस कारण से बदला है उसके आधार पर। जेनेटिक का मतलब यही होता है कि मेन कारण, ठीक है, तो मेन कारण उसका क्या कह रहा है उसके आधार पर अगर बांटा जाए तो ये हो गया जेनेटिक अप्रोच। अप्लाइड अप्रोच होता है स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए अप्लाइड अप्रोच लगाया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अप्लाइड अप्रोच लगाया जाता है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का मेथड है वो है कोपन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन का? किसका? कोपन का क्लासिफिकेशन। जो कोपन ने पूरे क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था तकरीबन 1918 ईस्वी में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, स्पेशली एसएससी के लिए। 1918 में कौन सा मेथड इन्होंने अप्लाई किया था? इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम अप्लाई किया था, जो कि किस पर आधारित था? जो डेटा मिला था क्लाइमेट का उस पर आधारित था। अच्छा, इस डेटा में क्या क्या उन्होंने देखा था कि मीन एनुअल और मीन मंथली टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन कितना रहा है, मतलब मासिक और वार्षिक वर्षा और टेम्परेचर तापमान कैसा रहा है उसको आधार लिया गया। दूसरा, वहां का जो प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वहां के वन है, उनको आधार लिया गया। ठीक है, अब ये मोटे मोटे आधार लेकर के उन्होंने बनाए। अब इन्होंने क्या किया कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया डिनोट करने के लिए, सिंबल देने के लिए। ठीक है, कि हम भाई बड़ा बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं, इनके कई सारे गुण हैं, तो उन्होंने क्या करा, स्पेसिफिक लेटर्स यूज किए। सबसे पहला बड़े बड़े कैपिटल्स लेटर लिए और छोटे छोटे लेटर्स लिए। ठीक है, अच्छा, इन्हीं का जो मेथड है ना क्लासिफाई करने का, दुनिया में अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में है। सबसे पहले देखते हैं जो मेजर ग्रुप्स हैं। इन्होंने क्या करा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, 5 मेजर ग्रुप्स है जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया। सबसे पहला ग्रुप है वो है ए बी सी डी और ई, ये 5 ऐसे ग्रुप हैं। सो ए ग्रुप जो है ना, सबसे पहले देखो, इसको पहले मिटाने दो, जस्ट अ सेकेंड। ये जो ग्रुप है वो है ट्रॉपिकल रीजन को बोला ए ग्रुप में है। ट्रॉपिकल रीजन में कौन आता है? ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर 23.5 डिग्री नीचे तकरीबन तकरीबन मान के चलो, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। इसको इन्होंने ए से डिनोट किया। ठीक है, उसके बाद बी वाला एरिया। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखना है कि इस ट्रॉपिकल रीजन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पर सबसे ठंडा मौसम, सबसे ठंडा महीना 18 डिग्री सेल्सियस का होता है, यानी बाकी महीनों का टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है। ओवरऑल ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। दूसरा इन्होंने रीजन बताया वो था ड्राई रीजन। ड्राई रीजन क्या था? तो ड्राई रीजन वो था जहां जहां सूखा मिलेगा। ठीक है, जहां जहां सूखा मिलेगा उसको इन्होंने बी कैटेगरी में रखा। किस कैटेगरी में? बी कैटेगरी में रखा। अच्छा, सूखा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होगा प्रिसिपिटेशन से, मतलब बारिश से ज्यादा हो रहा है वहां का वाष्पीकरण, तभी तो सूखा होगा मौसम। तो ये चीजें हुई। अभी हम देखेंगे इन सबको डिटेल में, घबराना नहीं है। सी, तीसरा जो ग्रुप बनाया वो था सी। ये क्या था? वार्म टेम्परेट, जस्ट इसके ऊपर वाला याद है ना, ट्रॉपिकल के ऊपर होता है टेम्परेट ग्रुप, ट्रॉपिकल के होता है टेम्परेट ग्रुप। तो ये अगर वार्म टेम्परेट है, गर्म है थोड़ा सा, तो उन्होंने इसको सी कैटेगरी में रखा। हिंदी में कहते हैं सम शीतोष्ण। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर देखने को मिलता है वो -3 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक। किसका? सबसे ठंडा महीना इतना होता है, यानी बाकी महीनों का टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं डी ग्रुप पर। डी ग्रुप की बात करें तो उसमें था क्या? कोल्ड और स्नो फॉरेस्ट, यानी और ऊपर चले गए। ठीक है, और ऊपर चले गए तो जहां पर बिल्कुल ठंडा हो, बर्फ आता हो और वहां पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो उसको डी कैटेगरी में रखा। इसका जो कोल्डेस्ट मंथ था, सबसे ठंडा महीना था, उसका टेम्परेचर तकरीबन -3 डिग्री या उससे भी कम देखने को मिलता है।
ठीक है। सबसे लास्ट में उन्होंने कैटेगरी बनाई ई कैटेगरी, जिसको पोलर कहते हैं या ध्रुवीय कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है? पोलर वाले एरियाज में, पोलर यानी 90 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास में। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे गर्म महीना होता है वो होता है 10 डिग्री से कम, यानी ठंडे महीने का सोच लो क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी। इसके अलावा एक एच कैटेगरी भी बनाया जिसको हम हाईलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईलैंड कहते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जहां जहां हाईलैंड देखने को मिला उसको एच कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया। बट ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेन है। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ से याद रखनी है कि ए, सी, डी और ई, ये 4 जो रीजन थे, ये 4 जो ग्रुप थे, ये ह्यूमिड क्लाइमेट थे। ह्यूमिड यानी जहां पर आर्द्रता देखने को मिलेगी, जहां पर हवा में नमी देखने को मिलेगी। और जो बी वाला है ये बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट था, जहां पर बिल्कुल सूखा हुआ मौसम होगा, उसको हम कहते हैं शुष्क जलवायु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो, अब आ जाते हैं हम, इन्होंने कैपिटल लेटर्स तो बांट दिया, अब स्मॉल लेटर से क्या क्या डिनोट किया वो समझो। सबसे पहला लेटर था एफ। याद नहीं करने, बस सीख लो कैसे इन्होंने बांटा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखो। एफ, एफ का मतलब था नो ड्राई सीजन, या दूसरा हो जाएगा वेट सीजन। कैसा सीजन? वेट सीजन। अगर नो ड्राई है मतलब बिल्कुल सूखा नहीं है, तो कैसा होगा? गीला गीला मौसम होगा, तो उसको उन्होंने एफ से डिनोट किया। ठीक है, याद रखने का तरीका अपने हिसाब से बना लेना। एम, मॉनसून वाला क्लाइमेट, ये तो आसान है। डब्लू, विंटर वाला क्लाइमेट। विंटर में क्या होता है? ड्राई होता है, तभी तो हम क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं ना, ताकि स्किन हमारे रूखे ना पड़े। तो विंटर ड्राई को डब्लू से दिखाया। स्मॉल एस से इन्होंने दिखाया, स्मॉल डब्लू है और स्मॉल एस है। स्मॉल एस से समर ड्राई सीजन, तो ये 2 हो गए। स्मॉल एच से इन्होंने दिखाया हॉट और लो लैटिट्यूड। ठीक है, लो लैटिट्यूड पर यानी इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में, हाँ, क्या हो? ड्राई सीजन हो, मतलब धूप हो, ड्राई हो, तो उसको उन्होंने एच से दिखाया। के से दिखाया मिड एल्टीट्यूड, जस्ट उसके ऊपर में हो। और कैसा हो? के से कोल्ड, एस क्या दर्शा? के से कोल्ड, एच से हॉट। उसके बाद उन्होंने एबीसीडी भी यूज किए, तो ए से था हॉट समर, बी था वार्म समर, सी था कूल शॉर्ट समर, ठीक है, ठंडा वाला गर्मी मौसम। और डी से था वेरी सीवियर इन विंटर। डी मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, देख रहे हो इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, एबीसीडी, एबीसीडी से इंटेंसिटी मापी जाती है। ए पर सबसे ज्यादा धूप था, बी पर उससे कम, सी पर उससे कम, डी पर उससे कम टेम्परेचर। ठीक है, अब 2 और कैटेगरी थी एस और डब्ल्यू की। ये कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एस से बनाया उन्होंने एसटीपी एरिया। एसटीपी यानी सेमी एरिड। सेमी एरिड क्या होता है? जहां पर एकदम मरुस्थल ना हो और जहां पर एकदम हरी भूमि ना हो। हरी भूमि यानी बिल्कुल सदाबहार एकदम हरा भरा ना हो, बीच का मामला हो। ठीक है, तो सेमी एरिड कहलाता है ये, जहां पर हल्के फुल्के घास वगैरह हो, हल्की फुल्की बारिश होती हो, बिल्कुल बंजर ना हो, तो सेमी एरिड कहलाता है। और डब्ल्यू से दिखाया उन्होंने डिजर्ट को। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मरुस्थल एरिया, शुष्क एरिया, तो उसको उन्होंने डब्ल्यू से दिखाया। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। अब एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो है ड्राई क्लाइमेट फॉर्मूला। ये बेसिकली सिर्फ यूपीएससी एग्जाम लेगा, उसमें ही पूछा जा सकता है, एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, कंफर्म है ये। सो ड्राई क्लाइमेट फॉर्मूला में क्या है कि प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है, पहले समझो बात को। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, कभी भी याद रखना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में कितना कम से कम बारिश चाहिए ताकि उसके क्लाइमेट को, ठीक है, उसके क्लाइमेट को बताया जा सके कि वो ड्राई है कि ह्यूमिड है। समझ रहे हो ना? कितना कम से कम बारिश चाहिए, तभी हम बता सकेंगे कि भाई वहां का वेदर या वहां का क्लाइमेट ड्राई है या ह्यूमिड। उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड या वर्षा सीमा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब इसको हम टेम्परेचर से तुलना करते हैं। ये आर से हमने किसको डिनोट किया है? प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड को। अगर ये आर वहां के टेम्परेचर, जो मीन टेम्परेचर है, सालाना जो टेम्परेचर रहा है, मान लो सालाना टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस वहां का, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 2 से गुणा कर दो तो 60 हो गया। तो अगर आर का वैल्यू 2T के बराबर आता है तो रेनफॉल हर जगह हर साल बराबर हुई है। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल बराबर वर्षा हुई है, ये मापने का यंत्र है। दूसरा अगर हम देखें तो आर बराबर अगर 2T प्लस 28 जुड़ जाए तो रेनफॉल जो है गर्मी में 70% से ज्यादा हुई है। और अगर 2T में 14 जुड़ जाए तो बारिश जो है विंटर में 70% से ज्यादा हुई है। ये बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे आ जाते हैं एक और कंसेप्ट,
एक्चुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नाम में ही एक्चुअल है, एक्चुअल यानी वास्तविक। एक्चुअल में कितनी बारिश हुई है, कितना रेनफॉल हुआ है, उसको हम कह देते हैं एक्चुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। अगर ये पी r/2 से कम है, जो r देखा ना भी आपने, तो उस r/2 से उसके आधे से कम हो तो वहां की जमीन कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, मरुस्थलीय हो जाएगी, डिजर्ट हो जाएगी। और अगर ये पी r/2 और r के बीच में हो तो वहां की जमीन कैसी हो जाएगी? स्टेपी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना खत्म हो गया तो अब हम आ जाते हैं एक एक करके जो 5 ग्रुप हैं उनके अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन था? ए ग्रुप। ए ग्रुप का नाम क्या था? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या था? ट्रॉपिकल एरिया में था। तुम्हें पता है कि ये कहां पर था? इक्वेटर और इसके आसपास, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिकल रीजन में था। ये वाले एरिया में था, तो हमने इसको क्या नाम रख दिया? ट्रॉपिकल। और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। कैसा होता है? आर्द्र वाला होता है। अब देखो इसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। अगर इनका लैटिट्यूड दिया हो 23.5 नॉर्थ से साउथ तो भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो बारिश होता है, लो एनुअल टेम्परेचर रेंज, मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर का अंतर होता है पूरे साल में वो ज्यादा नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि किसी महीने में 10 डिग्री टेम्परेचर गया और किसी महीने में 60 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ओवरऑल पूरे एक साल में टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान लो 40 से लेकर के 35 के आसपास में, या 35 से लेकर के 25 के आसपास में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। टेम्परेचर हमेशा यहाँ पर सालों भर कैसा होता है? तेज होता है। पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सोचने वाली बात है कि बारिश भी वहाँ ठीक ठाक होगी, क्योंकि वो जमीन वहां से गर्म होगा, हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी, याद आ रहा है? तो वहां पर बारिश भी पूरे साल होती रहेगी। यहाँ पर ITCZ बनता है, याद आ रहा है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने ये चीज। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्मली कन्वेक्शनल रेन देखने को मिलती है। सारी बातें एक ग्रुप के बारे में कही जाती हैं। ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी भी इसको सर्टिफाई करता है। अब आते हैं, इसके 3 मेन सब कैटेगरी हैं। ठीक है, अच्छा, सब कैटेगरी कैसे बनाए गए हैं? जो ग्रुप है ना उसमें ये स्मॉल लेटर वाला जो कैटेगरी है उसको जोड़ दिया गया है। जैसे ध्यान देखो, AF, ए से क्या है? ए से हो गया ट्रॉपिकल, और F से मैंने बताया था नो ड्राई यानी वेट क्लाइमेट। तो ये हो गया वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। कहीं कोई दिक्कत क्या? इसको रटना है? नहीं रटना है। ए से हो गया ट्रॉपिकल और एफ से क्या हो गया? वेट क्लाइमेट या नो ड्राई सीजन, दोनों में से कुछ भी लिख दो। हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु या सदैव वर्षा जलवायु। लोकेशन कहां पर पाया जाता है? अब ये बताओ कहां पे पाया जाएगा? नियर इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास में पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मेजर एरियाज कौन कौन से हैं जहां पर देखने को मिलता है? तो साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन, वहां पर ये देखने को मिलता है। घबराओ मत, मैं मैप भी लेकर आया हूँ। सारा कुछ पढ़ने के बाद हम रिवीजन कर लेंगे लास्ट में। तो अमेरिका अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है। उसके अलावा वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका में देखने को मिलता है, ईस्ट इंडीज में देखने को मिलता है। ये 3 मुख्य एरिया हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है। रेनफॉल की बात कर लें, इस एफ कैटेगरी में वेट है तो गीला मौसम होता होगा, यानी रेनफॉल हमेशा देखने को मिलता है। और आगे बढ़ जाए तो गरज चमक के साथ भी बारिश होती है वहां पर। टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, समान रहता है, हाई रहता है। ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता पूरे साल भर में टेम्परेचर के बीच में। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है एक दिन का जो देखा गया है इस रीजन में? तो 30 डिग्री, हालांकि इससे ज्यादा भी जाता होगा, बट एनसीईआरटी कहता है 30 डिग्री। और मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो 20 डिग्री जाता है। आप खुद ही देख सकते हो कि कितना ज्यादा अंतर है इसमें। ज्यादा अंतर नहीं है। सो ये मैक्सिमम इतना जाता है, मिनिमम इतना जाता है एक साल के बीच में। किस तरह का वेजिटेशन, किस तरह का वन पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। घबराना नहीं है, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसको, फॉरेस्ट वाले चैप्टर में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश हो रही है तो हमेशा सदाबहार बन रहेंगी। ठीक है, धूप मिल रहा है, प्रॉपर बारिश हो रही है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर सदाबहार बने होंगी। उनकी जो कैनोपी होती है, जो छत्र होती है, बहुत ज्यादा घनी होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर काफी ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से रीजन में पाई जाती है कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो AF वाले में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल मानसून यानी AM। ए से क्या हो गया? ट्रॉपिकल, और M से हो गया क्या? मानसून। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई रटना है क्या? नहीं रटना है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गया। ये भी कहाँ रहेगा? अगर ए लगा है तो ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट जो हमारा एरिया है, जो पाकिस्तान, चाइना, भारत, चाइना नहीं, ये आपका बांग्लादेश हो गया, तिब्बत से नीचे वाला भूटान हो गया,
आपका अफ़गानिस्तान हो गया, ये साला सारा जो एरिया है, श्रीलंका हो गया, इन सब में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, मानसून है तो हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है गर्मी के सीज़न में, जैसा हमारे यहाँ होता है। विंटर सूखा होता है, जैसा हमारे यहाँ देखने को मिलता है। सारे मौसम जो हमारे वाला होता है ना, वो ये देखने को मिलता है। मॉनसून छोटा होता है, ड्राई होता है, काफ़ी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए आता है, ठीक है? टेम्परेचर की बात कर लें तो यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, क्यों? क्योंकि आईटीसीजेड के कारण एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये भी काफ़ी कम होता है। टेम्परेचर साल भर में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर ठीक-ठाक अच्छा रहता है, भारी मतलब ऊँचा ही रहता है। और आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा कैटेगरी देख लेते हैं ए वाले का, वो है एडब्ल्यू। ए से क्या था? ट्रॉपिकल, और डब्ल्यू से हो जाएगा वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये ध्यान रखना है आपको। सो हिंदी में कह दें तो उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एनुअल रेनफॉल जो होता है ये बाकी दोनों से कम होता है, और ये रेनफॉल हमेशा वेरी करते रहता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात अगर करें तो वेट सीजन जो है, जो गीला गीला मौसम है, गीला यानी जब नमी वाला मौसम है, वो छोटा होता है, काफी शॉर्ट होता है। और जो ड्राई सीजन है, सूखा हुआ मौसम होता है, वो लंबा होता है। इसके कारण क्या होता है, कई तरह के हमें सूखे देखने को मिलते हैं वहां, ठीक है, ड्रॉट देखने को मिलते हैं, और उसके कारण कई सारी सिचुएशंस बन जाती हैं इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो पूरे साल में हाई रहता है, और डायरनल रेंज बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अच्छा, डायरनल रेंज का मतलब क्या है कि 24 घंटे में टेम्परेचर का अंतर आप देखते हो ना, लिखा होता है अखबार में, या फिर आप आजकल तो मोबाइल में आ गया है कि टुडे मिनिमम टेम्परेचर इतना और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना। मतलब आज मान लो 24 तारीख है, 23 तारीख है, तो 23 तारीख के पूरे 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर इतना जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना जाएगा। तो उन दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं डायरनल टेम्परेचर रेंज, ठीक है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को डायरनल टेम्परेचर रेंज कहते हैं, राइट? अब आते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले स्पेशियल लोकेशन देख ले। स्पेशल का मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन है आपका नॉर्थ और साउथ ऑफ एएफ। एएफ वाला जहां जहां पाएगा उसके ऊपर नीचे, यानी नॉर्थ और साउथ में ये देखने को मिलता है। अच्छा, जहां जहां ड्राई क्लाइमेट वाला बॉर्डर बनता है, ठीक है, मेनली क्या होता है, जितने ये वेस्ट कंटिनेंट्स है ना, उसके वेस्टर्न पार्ट में ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है इस एरिया में, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीएफ और सीडब्ल्यू के साथ ये बॉर्डर बनाता है ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में सीएफ और सीडब्ल्यू के साथ, और वेस्टर्न पार्ट में किसके साथ? तो ड्राई क्लाइमेट वाले के साथ ये बनाता है बॉर्डर, ठीक है। अब और भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर लें, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोटा मोटी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो अमेजन फॉरेस्ट ब्राजील के आसपास, बोलिविया और प्रागवे के ज्वाइनिंग पार्ट पर, और उसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका के पार्ट पर। जब मैं ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, ये पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि ये लोकेशन थोड़ा ध्यान में आ जाए। हालांकि इसके बाद मैं आपको मैप दिखा दूंगा तो कई सारी चीजें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस तरह का वन पाया जाता है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, पर्णपाती वन पाया जाता है। बताऊंगा मैं कैसा होता है पर्णपाती वन। ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड, ठीक है, वृक्षयुक्त घास के मैदान पाए जाते हैं। सीजनलिटी कोल्ड की बात करें तो एडब्ल्यू से क्या होता है, विंटर ड्राई सीजन, ये ध्यान रखना आपको। चलो, अब आ जाते हैं ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी पर। ग्रुप बी की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो बी से होता है ड्राई क्लाइमेट, जैसा आपने देखा था। ड्राई का मतलब शुष्क जलवायु होता है। अच्छा, शुष्क होता है तो क्या क्या चीजें वहां देखने को मिलती होंगी? काफी कम वर्षा होती है, पहली बात। दूसरा, इतनी कम बारिश होती है विच इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब वहां पेड़ पौधे भी अच्छे से उग नहीं पाते हैं, इतनी कम वर्षा होती है। इसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा हिस्से में, इस पृथ्वी के काफी ज्यादा हिस्से में, आई थिंक सबसे बड़े हिस्से में यही फैला हुआ एरिया है, जो कि कहां से कहां तक 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर, ये मान लो 15 डिग्री, तो 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री ये पूरा का पूरा, और ये हो गया नीचे में 15 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा। तो इस पूरे हिस्से में कौन फैला हुआ है? बी फैला हुआ है, ठीक है। यानी इक्वेटर उसके आसपास के एरिया को छोड़ दें तो ऊपर में यही फैला हुआ देखने को मिलता है। एक एक करके और देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लो लेटीट्यूड में बात कर लेते हैं, यानी 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में क्या क्या होता है। तो तुम्हें पता है कि इक्वेटर के पास से जब धूप पड़ती है तो हवा यहाँ से उठती है, उठने के बाद से थोड़े दूर जाने के बाद से क्या हो जाता है, जब उसका ह्यूमिडिटी मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो वो नीचे की तरफ जाने लगती है। तो जब नीचे जाती है वही यही कहाँ 15 से 30 डिग्री के बीच में आकर के वो झुकती है, गिरती है, तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता है। मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कह देते हैं। तो ये वाला जोन यहाँ बनता है 15 से 30 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर जो है नीचे की तरफ आते हैं,
ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे हमने वहां देखा था ना कि हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, नहीं, यहाँ पर हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। उसके कारण क्या हो जाता है, रेनफॉल भी डिस्टर्ब हो जाती है, रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती इस एरिया में। अब आ जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट के बारे में बात कर लें। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट कहाँ पाया जाएगा, जो कंटिनेंट्स के महाद्वीप के वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर पाया जाएगा। अच्छा, ये कोल्ड करंट के साथ ज्वाइन करता है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। मिड लैटिट्यूड की बात करें, मिड लैटिट्यूड कहां से कहां तक, 35 से 60 डिग्री तक होता है। ये मेनली इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट के बीच में, यानी ये मान लो तुम्हारा एशिया है, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर मान लो कोई समंदर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ओशियन है, तो ओशियन के साइड में नहीं, बीच वाले एरिया में, इंटीरियर साइड में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स है, मतलब समुद्र से आने वाली जो वो नम वाली हवाएं हैं, वो यहाँ नहीं पहुंच पाती है, इसके कारण यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है 35 से 60 डिग्री के बीच में। अच्छा, ये एरिया जनरली क्या होता है, पहाड़ों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब ये बी ग्रुप जो है, जो ड्राई वाला क्लाइमेट है, इनको ना अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, मेनली ड्राई क्लाइमेट को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक बीएस और बीडब्ल्यू। बीएस का मतलब, बी से क्या हो गया ड्राई, और एस का मतलब क्या होगा, सेमी एरिड या एस्टेपी। मैंने अभी बताया आपको, कैपिटल एस से सेमी एरिड या एस्टेपी होता है, बी से ड्राई, और डब्ल्यू से क्या हो गया, डिजर्ट। तो ये दो हिस्से हो गए। अच्छा, लैटिट्यूड के हिसाब से इसके 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इन्हीं को और बढ़ा करके 4 हिस्सों में बांटा गया। जैसे बीएस, बीएस, ठीक है, बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, इनमें दो दो और जोड़े गए हैं। एच जोड़ा गया है बीएस के साथ, एच, और बीएस के साथ के जोड़ा गया है। एच मतलब क्या था, याद आ रहा है आपको, लो लैटिट्यूड में हो और हॉट समर हो, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं एच, एच, ठीक है। और के मतलब क्या था, मिड लैटिट्यूड में हो और कोल्ड वाला हो, तो उसको हम कह देते हैं के, ठीक है। हम एक एक करके इन सबको देखते हैं, ध्यान देना, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो चार्ट ध्यान में रखनी है। हम छह को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला है बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू का मतलब है डिजर्ट, डिजर्ट यानी मरुस्थलीय। कैसे डिजर्ट हुआ, डब्ल्यू से डिजर्ट होता है और बी से ड्राई होता है, तो वैसा डिजर्ट हो, ड्राई हो। क्यों होता होगा, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है, आंधी तूफान आते रहते हैं, और जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में छप सकता है। ये कोस्टल डिजर्ट्स जो है, जहां पर ऐसे डिजर्ट्स है, मरुस्थल, जो कि कहाँ तटीय क्षेत्र पर है, वहां पर हमारे को फॉग यानी कुहासा देखने को मिलता है। अच्छा, इसी का एक उदाहरण है लिबिया में 1922 में अभी तक का रिकॉर्ड 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। ये पूछा जा सकता है ईयर, ठीक है, ईयर पूछा जा सकता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में, या सीडीएस में भी ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके। बीएस की बात कर ले तो बीएस का मतलब होता है स्टेपी, यानी अर्धशुष्क। जैसा मैंने आपको बताया था कि ना तो ज्यादा बारिश होती होगी, ना तो बिल्कुल बंजर होगा। सेमी एरिड है ये, सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। यहाँ हल्के फुल्के घास देखने को मिलते हैं हमारे को, पेड़ पौधे नहीं देखने मिलते, लेकिन घास देखने को मिलती है। बारिश हल्का होता है, कई बार नहीं होता है, ठीक है, तो फेमाइन आ सकता है, वहां अकाल की संभावना भी होती है। अब ये दो पार्ट आपने देख लिया, इन दोनों से ये आगे वाले 4 बने हुए हैं। सबसे पहला आ जाता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी। सब ट्रॉपिकल क्यों लगा है बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एरिया है, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ये लगा है एच वाला। और यहाँ मिड लेटीट्यूड का लगा, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर के आ गया है, दोनों में के आ गया तो मिड लेटीट्यूड लग गया, ठीक है, ठीक है। अब और ये भी मैंने बताया था आपको कि ये लो लेटीट्यूड में होता है, यानी 15 से 35 डिग्री के बीच में होता है एच वाला, 15 से 35 डिग्री में। तोड़ तोड़ के समझो, बी वाला ड्राई, एस वाला क्या हो गया, एस वाला क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, स्टेपी। और एच वाला क्या हो गया, आपका लो लैटिट्यूड, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ दो, बस वही बात यहाँ लिखी गई है। जैसे 15 से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है, यहाँ कौन सा ट्रांजिशन जोन बनता है, मतलब ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट का, ठीक है, ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट का, जहां पर आर्द्रता भी होती है और सूखी, उन दोनों के बीच का ये मामला होता है। अच्छा, सब ट्रॉपिकल जो स्टेपी वाला एरिया है ना, तुम्हें पता है यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है, तुलना किससे करें तो मरुस्थल वाले से, डिजर्ट वाले से, तो यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। रेनफॉल जो होता है एडिक्वेट होता है कहां पर, ये स्टेपी वाले एरिया में, किसके लिए, सिर्फ घास वगैरह उगने के लिए, उसके अलावा जरूरत नहीं होती है, उससे ज्यादा बारिश होती भी नहीं है। यहाँ फॉग देखने को मिलता है हमारे को, ठीक है, फॉग देखने को मिलता है कहाँ पर, कोस्टल डेजर्ट्स में। ये मैंने बता दिया अभी ऑलरेडी आपको। मैक्सिमम टेम्परेचर समर में जो होता है वो काफी हाई होता है, ऑब्वियस बात है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहां पर समर में टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। राजस्थान में कितनी ज्यादा टेम्परेचर होती है गर्मियों के दिन में, ठीक है। अच्छा, एनुअल रेंज जो होता है, साल भर के जो टेम्परेचर का रेंज होता है, वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा, कि मैक्सिमम टेम्परेचर 45 भी जा रहा है, 48 भी जा रहा है, और मिनिमम 10 डिग्री पर भी जा रहा है। तो कितना फर्क हो गया, 38 डिग्री 35 डिग्री का फर्क आ गया साल भर में अगर देखें तो।
डायरनल रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब दिन भर का भी जो टेम्परेचर होता होगा ना, आप अगर रेगिस्तान से जो बच्चे हैं राजस्थान में, उनको पता होगा कि गर्मियों के दिन में क्या होता है, या नॉर्मली अभी सर्दी पड़ रही है ना, अभी रात में क्या होता होगा कि बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। अचानक से 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे चला गया टेम्परेचर, और दिन में वो टेम्परेचर 25 डिग्री तक चला जा रहा है, 26 डिग्री तक चला जा रहा है, ऐसे होता है। तो दिन भर में ही 15-20 डिग्री का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो डायरनल रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, कहाँ पर? अल अज़ीज़िया, लीबिया में 13 सितंबर 1922 को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छापेगा एग्जाम में, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी के कई सारे एग्जाम, ठीक है? अब आ जाते हैं के वाले को, देख लेते हैं। दोनों में के वाला है, तो के वाला होगा तो कहाँ होगा? मिड लैटिट्यूड में होता होगा, यानी इससे ऊपर होता होगा। 35 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है, और ये कंटिनेंट्स के बीच में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, कंटिनेंट्स वाले एरिया में पाया जाता है, कंटिनेंट्स महाद्वीप के बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, जो मैरीटाइम वाली हवाएं हैं ना, जो समुद्री हवाएं हैं जिनके पास क्या है, नमी है, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, इसके कारण ये सूखा पड़ जाता है, ठीक है? ये जनरली पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं, बारिश बहुत कम होती है, इतनी बारिश भी नहीं कर पाते बेचारे कि वहाँ पेड़ पौधे ग्रो कर पाए। एनुअल रेंज जो टेम्परेचर का होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दिन भर का भी एनुअल रेंज जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा देखो, इनका जैसे आप देखते हैं ना, बायोलॉजी में 2 नाम होते हैं, एक साइंटिफिक नेम और ऐसे नॉर्मल नेम। तो इनका भी देख लो, एच से क्या हो गया? लो लैटिट्यूड, एस से क्या हो गया? सेमी एरिड, और बी से हो गया ड्राई। तो वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एच से यहाँ पर क्या हो गया? लो लैटिट्यूड। डब्ल्यू से क्या हो गया? डिजर्ट या एरिड, दोनों सेम होता है, और बी से हो गया ड्राई। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? अगर तुमसे डायरेक्ट एसएससी में क्या पूछ सकता है ना, सिर्फ ये नाम देकर के पूछ सकता है। बीएसके की बात करें हम, तो के से क्या हो गया? मिडिल एटीट्यूड, एस से क्या हो गया? सेमी एरिड, और बी से हो गया ड्राई। तो वो लिखा हुआ है। के से क्या हो गया? मिडिल एटीट्यूड, डब्ल्यू से हो गया डिजर्ट या एरिड, और बी से हो गया ड्राई। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कहीं कोई रटना है क्या? कुछ नहीं रटना। ग्रुप बी देख लिया हम, अब ग्रुप सी पे आते हैं हम। ग्रुप सी में कैसा टेम्परेचर होता है? वार्म टेम्परेट होता है, ठीक है? यानी थोड़ी सी टेम्परेचर ज्यादा होती है, या उससे कितना कंपेयर में ट्रॉपिकल वाले से थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? 30 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है, दोनों साइड में, ठीक है? मेनली अगर बात करें तो कंटिनेंट्स के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में, ठीक है? जैसे ये कंटिनेंट्स हो गए, इसके ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है ये मेनली। कहाँ? 30 से 50 डिग्री लैटिट्यूड, 30 से 50 डिग्री अक्षांश के में जितने भी कंटिनेंट्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जनरली ये क्या होता है, समर जो होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिन में काफी ज्यादा ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, जबकि सर्दी में माइल्ड ठंडी पड़ती है, ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, ठीक है? अब इसको भी हमने 4 छोटे छोटे कैटेगरी में बांटा है, सी वाले को। एक एक करके उनको भी हम डील करते हैं। सबसे पहला है CWA, ठीक है? अच्छा, ए किसको दिखा रहा है? टेम्परेचर के तीव्रता को, यानी ए है तो टेम्परेचर ज्यादा होता होगा, गर्मी ज्यादा पड़ती होगी। डब्ल्यू किसको दिखा रहा है बताओ? विंटर को। और सी हमने देख लिया ह्यूमिड को। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन में है, और कैसा है? विंटर वाला है। तो हम देख लेते हैं ये कहां पर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन। इसके ऊपर पोल के तरफ होता है, इसके ऊपर जब आप जाओगे ना 30 से 50 डिग्री के बीच में, तो उधर के साइड होता है, नीचे नहीं होता, इसमें नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है, दोनों साइड, ठीक है? इसका मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो इंडियन प्लेन्स है, जो भारतीय मैदान है, वहां पर देखने को मिलते हैं। साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये AW आपने जैसे देखा ना, उसी के जैसा लगभग लगभग होता है। बस ये याद रखना है कि जो विंटर वाला सीजन है, सर्दी का सीजन है, इसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है? उतना ठंडा नहीं पड़ता इसमें, ये ध्यान रखना है। दूसरा इसका एक हिस्सा है CS यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कौन सा है? CS वाला। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेडिटेरेनियन सी जो है, समंदर है, उसके पास में पाया जाता है, ठीक है? और वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्ट जो सब ट्रॉपिकल में पाए जाने वाली जगह है, उनके उसके वेस्टर्न कोस्ट में जो 30 से 40 डिग्री के बीच में महादेश पाए जाते हैं, महाद्वीप पाए जाते हैं, उनके वेस्टर्न कोस्ट में, पश्चिमी तटों में ये देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। जैसे कैलिफोर्निया, जैसे सेंट्रल चिली, जैसे साउथ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो इन सब जगहों पर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है? हॉट होता है, ड्राई होता है, ठीक है? और माइल्ड रेनी विंटर होता है, ठीक है? मतलब बरसात के दिनों में काफी, सॉरी, ठंडी के दिन में काफी हल्की फुल्की बरसात भी होती है, काफी हल्की सर्दी पड़ती है वहां पर। मीन समर टेम्परेचर, गर्मी की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री टेम्परेचर जाता है, औसतन 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और ठंडी के दिन में औसतन 10 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। एनुअल प्रिसिपिटेशन की बात कर लें, बारिश की बात कर लें, तो 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। ये कौन से रेंज में है?
लो रेंज में, लो मिड रेंज में आएगा आपके, ठीक है, ये लो रेंज या मिड रेंज में आ जाएगा आपके। अब आ जाओ तीसरा कैटेगरी कौन सा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको CFA से डिनोट करते हैं, ये कंटिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। कौन से एरिया में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है, सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है, ट्रॉपिकल कैसा होता है, टेम्परेट कैसा होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक क्लास जाके डिटेल में पढ़ो, सारे बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं एयर मास आर जनरली अनस्टेबल। यहाँ पर एयर मास जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, वो मिलते जुलते रहते हैं, उसके कारण क्या हो जाती है, बारिश देखने को मिलते हैं यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर। ये कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, जापान में, साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं आगे बढ़ जाए तो हम यहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन, बारिश थोड़ी ज्यादा होती है 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर। आए दिन गर्मी में तूफान वगैरह आते रहते हैं। फ्रंटल बारिश मैंने बता दिया आपको, फ्रंट से होने वाले बारिश कब देखने को मिलते हैं, विंटर सीजन में, ठीक है। और मीन समर टेम्परेचर, गर्मी में औसत टेम्परेचर कितनी होती है, 27 डिग्री सेल्सियस, और सर्दी में औसत टेम्परेचर होती है 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेली रेंज जो होता है टेम्परेचर का वो काफी कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा जो कैटेगरी है वो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, नाम में ही वेस्ट कोस्ट है, इसको दिखाते हैं CFB से, ठीक है। कहां पर ये प्रेजेंट होता है, तो ये पोलवार्ड साइड, किसके पोलवार्ड साइड, मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है उसके ऊपर साइड, उसके नीचे साइड, ठीक है। जहां भी ये मेडिटेरेनियन वाला एरिया है तो उससे आप पोल वाले एरिया की तरफ जाओगे तो ये वाला देखने को मिलेगा आपको। जैसे यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के साइड में, वेस्ट कोस्टर्न साइड पर, कैलिफोर्निया में मिलता है, साउथ चिले में मिलता है। देखो ये वेस्टर्न ईस्टर्न याद नहीं रहेगा, बस इसके जगह थोड़ा सा देख लेना। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, अभी मैं मैप पर दिखा दूंगा तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी कम पड़ती है यहाँ पर। मीन टेम्परेचर की बात कर लें तो गर्मी में 15 से लेकर 20 डिग्री टेम्परेचर, सर्दी में कितना 4 से 10 डिग्री टेम्परेचर। एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर ले काफी कम होता है, काफी कम अंतर देखने को मिलता है। बारिश या प्रेसिपिटेशन हर पूरे वर्ष होते रहती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, यानी ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता है। डी कैटेगरी की बात कर ले तो होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, हिंदी में कहते हैं शीत हिमवन जलवायु। ये कहाँ पाया जाता है सर, ये पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा, ठीक है। मेनली जो कंटिनेंटल एरिया है वहां पर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है डी वाला। कहाँ, 40 से 70 डिग्री नॉर्थ साइड में, और यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके दो मुख्य प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला जाता है कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स, ठीक है। क्योंकि एफ लगा है ना, एफ होगा तो वेट होगा, वेट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होगी, इसलिए ह्यूमिड हो गया। और ये डी है तो खुद कोल्ड है ही, तो ये बात हो गई। कहां पर देखने को मिलता है, पोलवर्ड साइड ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट ऑफ मिड लेटीट्यूड STP, ठीक है। मतलब जो आपने देखा ना एरिया अभी 40 से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में, वहां पर ये देखने को मिलता है। यहाँ पर विंटर एंटी साइक्लोन बनते हैं, और गर्मी में क्या हो जाता है कि एंटी साइक्लोन ये कमजोर पड़ने लगते हैं, उसके कारण क्या हो जाता है कि बारिश जैसा मौसम बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा समर का जो टेम्परेचर होता है, गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है पोलवार्ड साइड में, और विंटर टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। ये भी काफी कम होता है, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। प्रेसिपिटेशन गर्मी में देखने को मिलती है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन काफी कम होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। इसका एक ही कैटेगरी मैंने मेंशन किया, क्या दोनों कर दिए हैं, हाँ दोनों कर दिए हैं। अच्छा ये रहा ना दूसरा वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस देख लो। DF की बात कर ले तो विंटर जो होता है वो काफी कोल्ड होता है और स्नोई होता है, यानी ठंडा होता है और बर्फीला होता है। फ्रॉस्ट फ्री होता है, ठीक है, यानी ओले वगैरह नहीं गिरता है। फ्रॉस्ट याद आ रहा है, तुषार वगैरह नहीं गिरते हैं, हिमरहित होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफी लार्ज होता है, ठीक है, अंतर काफी देखने को मिलता है। वेदर की बात कर लें तो बदलते रहता है, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है। पोलवार्ड विंटर्स ज्यादा खतरनाक होता है, जब पोल की तरफ जैसे जैसे जाओगे ठंडी बढ़ती जाएगी, जैसे आपको देखने को मिलता है। कोल्ड क्लाइमेट में ड्राई विंटर की बात करें DW की, तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड एशिया में देखने को मिलता है। विंटर एंटी साइक्लोन बनते हैं, और समर में क्या होता है, एंटी साइक्लोन ये कमजोर पड़ते हैं, फिर समर में क्या हो जाती है, बारिश वगैरह देखने को मिलती है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन गर्मी में देखने को मिलता है, और काफी कम प्रेसिपिटेशन होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं ग्रुप ई पर। ग्रुप ई होता है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट होता होगा, यानी ये कहाँ पाया जाता होगा, सबसे ऊपर में पाया जाता होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, डी पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, सी पाया जाता है। और ये इक्वेटर के आसपास कौन पाया जाता है, ए पाया जाता है। और बी कहाँ पाया जाता है, इसके जस्ट ऊपर, इक्वेटर के जस्ट ऊपर 15 से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। वो हमने देख लिया, सारे बातें हो गई क्लियर। ई पाया जाता है पोलर वाले एरिया में, पोलर वाले एरिया में ई पाया जाता है।
ठीक है। तो ई की बात करें तो बियॉन्ड 70 डिग्री लेटीट्यूड, 70 डिग्री लेटीट्यूड से ऊपर 90 डिग्री के आसपास में ये पाया जाता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा एक तरह का वन भी होता है, वो कहाँ पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप, वेजिटेशन के नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ का पेड़ पौधा वन टुंड्रा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोसेस, लाइकेंस, मोसेस जो काई देखते हैं ना आप, काई जो जम जाता है पानी वगैरह वाले क्षेत्र में, तो वो देखने को मिलते हैं। लाइकेन बहुत डिटेल में बताया है, ये इंडिकेटर होता है। और फ्लावरिंग प्लांट भी देखने को मिलता है। इट इज रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, मिट्टी जो जम गई हो। ठीक है, मिट्टी जो जम गई हो उसको हम परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं। ठीक है, सब सॉइल जो होता है, जो मिट्टी के नीचे वाला जो लेयर होता है, वो भी क्या होता है, वो भी जमा हुआ होता है। और चूंकि यहाँ पर ऐसा मौसम ही होता है जो कि क्या होता जाता है, वेजिटेशन को, वन को ज्यादा ग्रो नहीं होने देता है, एक लिमिट तक ही ग्रो होने देता है, तो वो देखने को मिलता है। समर में अगर बात करें तो टुंड्रा रीजन जो होता है वो वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, मतलब दिन काफी बड़ा होता है गर्मी के सीजन में। ठीक है, हालांकि टेम्परेचर ओवरऑल यहाँ पर ठंडा ही रहता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो होता है आइस कैप क्लाइमेट यानी ईएफ। आइस कैप क्लाइमेट की बात करें, ये कहां पर मिलता है, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, जो कि ग्रीनलैंड अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है, अमेरिका जिस पर क्लेम कर रहा है, और अंटार्कटिका जहां पर बर्फीला क्षेत्र है, वहां पर आइस कैप, नाम में ही पता चल रहा है कि बर्फ का कैप होगा, बर्फ की टोपी पहनी होगी। ठीक है, समर में टेम्परेचर काफी गर्म हो, काफी ठंडा होता है, तो गर्मी ठंडी का हाल समझ लो क्या होता होगा सर्दी में। बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल सूखा हुआ होता है मौसम, यहाँ का ड्राई मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। ठीक है, यहाँ पर स्नो और आइस क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट होते रहते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, देखो, जब वो जमा होते हैं तो जमा होने के कारण एक प्रेशर बनता है। ठीक है, ये जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो नीचे में क्या होता है, प्रेशर बनता है। प्रेशर होने के कारण जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, उसका एक टुकड़ा टूटता है, ये प्रेशर के कारण अचानक से टूट गया, टूट करके अलग हो गया, इस टुकड़े को हम कहते हैं आइसबर्ग। और यही टुकड़ा टूट करके आपने देखा होगा आर्कटिक या अंटार्कटिक वाटर्स में, वो क्या हो जाता है, ऐसे पानी के ऊपर तैरने लगता है, दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग। ठीक है, हमने प्लेटो स्टेशन लगाया हुआ है कहां पर, अंटार्कटिका में 79 डिग्री साउथ में, जो कि क्लाइमेट वहां के बारे में बताते रहता है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट क्लासिफिकेशन का दी एंड। एक बार पूरा का पूरा यहां से ओवरव्यू देख लो। सबसे पहला ग्रुप कौन था, ए ग्रुप। ए ग्रुप में तीन कैटेगरी देखी, एक को हमने क्या कहा, ट्रॉपिकल ग्रुप है। इसके तीन सब क्लासिफिकेशन देखे, ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू। ठीक है, एफ से क्या था, ए से था आपका ट्रॉपिकल, एफ से था आपका वेट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट। ठीक है, और ए से क्या था, ट्रॉपिकल, एम से था मानसून, ए से था ट्रॉपिकल, डब्ल्यू से था वेट एंड ड्राई। तो ये हमने देख लिया। ट्रॉपिकल वेट में क्या था, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, यानी गीला गीला मौसम होगा। एम में क्या था, मानसून वाला मौसम होगा। डब्ल्यू वाले में क्या था, विंटर ड्राई होगा। बी में हमने क्या देखा, मेनली देखे तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी देखे। ठीक है, बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के और बी डब्ल्यू के। बी एस एच, अच्छा, बी को हमने सब ट्रॉपिकल कह दिया, और दो बी को हमने क्या कह दिया, मिड लैटिट्यूड। के वाले को मिड लैटिट्यूड, एच वाले को सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब इसमें एस लगा है तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी, और डब्ल्यू लगा है तो सब ट्रॉपिकल डिजर्ट। एस लगा है तो स्टेपी, और डब्ल्यू लगा है तो डिजर्ट। ठीक है, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, लो लैटिट्यूड में, ये दोनों मिड लैटिट्यूड में। ये सिंपल। अच्छा, लो लैटिट्यूड में सेमी एरिड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एस लगा है, डब्ल्यू लगा है, तो लो लैटिट्यूड में कैसा होगा, ड्राई और एरिड होगा, यानी डिजर्ट होगा। और आ जाओ के वाले की बात कर ले, तो के वाला मतलब मिड लैटिट्यूड, और एस से क्या होगा, सेमी एरिड। के वाला मिड लैटिट्यूड, और डब्ल्यू से हो गया आपका क्या, ड्राई या डिजर्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं सी वाले पर, तो सी वाले में तीन कैटेगरी देखी, सी एफ ए, सी एस और सी एफ बी। सबसे इंपॉर्टेंट है सी एस, क्यों, क्योंकि इससे होता है मेडिटेरेनियन, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, ड्राई हॉट समर होता है, गर्मी काफी ठीक ठाक होती है वहां पर, सूखा गर्मी पड़ता है। सी एफ ए से क्या देखा था, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो कि नो ड्राई सीजन होता है। एफ लगा है तो नो ड्राई होगा या वेट होगा। ठीक है, सी एफ बी, ये भी कैसा होगा, वेट सीजन होता होगा, नो ड्राई सीजन होता होगा। और बी है तो वार्म होता होगा। ये भी आपको पता है कि ए बी से क्या दिखाते हैं, टेम्परेचर की तीव्रता दिखाते हैं। डी में हमने दो कैटेगरी देखी, डीएफ और डी डब्ल्यू। ई में हमने दो देखी, ईटी और ईएफ। डीएफ से क्या कहते हैं, ह्यूमिड कंटिनेंटल। डीए से कहते हैं सब आर्कटिक। ईटी का दूसरा नाम क्या है, टुंड्रा, और ईएफ का नाम है पोलर आइस कैप। कहीं कोई दिक्कत बताओ, बस ये वाला चार्ट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये देखो, ये आपका कहाँ गया, ये आपका इक्वेटर, ये देख रहे हो आप, ये आपका इक्वेटर। ठीक है, ये आपका इक्वेटर, पूरा का पूरा इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर ये होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा क्या, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है जनरली। इसके बाद अगर हम बात करें तो बी हमने कहाँ कहाँ देखा, तो 15 से लेकर के 35 डिग्री के आसपास में बी देखा। सी कहाँ देखा, इसके ऊपर सी रीजन। डी कहाँ देखा, इसके ऊपर डी रीजन।
और पोलर रीजन कहाँ देखा, ई वाले में, यानी 70 और 70 से ऊपर वाले रीजन में हमने क्या देखा, ई वाला हिस्सा, जिसको हम पोलर कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको छोड़ दो, ये देखो, ये आप देख सकते हो कि ये कौन है, इक्वेटर है, ये मान के चलते हैं इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ठीक है, इक्वेटर है ये। तो अगर ये इक्वेटर है, आप देख सकते हो ये नीला वाला जो दिख रहा है आपको, नीला वाला जो दिख रहा है, नीला वाला, ये नीला वाला, ये नीला वाला कौन है, ए ग्रुप है सारे, ये सारे ए ग्रुप है। कहाँ, इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास में है, दिख रहा है आपको। ये जैसे कौन सा अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये कौन सा है, अफ्रीका है, ये कौन सा है आपका, एशिया वाला रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे ए ग्रुप है, जहां पर इक्वेटर के आसपास में, बिल्कुल इक्वेटर के जो पास में, वो है ए एफ, याद आ रहा है, सबसे डार्क ब्लू कलर में है। थोड़ा उसके ऊपर नीचे कौन है, ए एम, और दूर जाओगे तो कौन आ जाएगा, ए डब्ल्यू आ जाएगा। देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, देख सकते हो। ऐसे ही बी वाला रीजन, तो बी वाला रीजन ये भी है, रेड वाला कलर, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी वाला रीजन, जहां जहां पर आपको डिजर्ट दिख रहे होंगे, जहां जहां आपको सूखा मौसम दिख रहा होगा, जहां आपको मरुस्थल दिख रहा होगा, जैसे भारत का मरुस्थल यहाँ पर है, तो वो सारे के सारे ये वेस्टर्न एरिया में कौन सा है, पूरा का पूरा डिजर्ट है। ये कौन सा है, पूरा का पूरा डिजर्ट है, अटाकामा डिजर्ट हो गया, यहाँ पूरा डिजर्ट है। ये सब क्या हो गया, बी वाले एरिया हो गया। अब बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, ये सब अलग अलग पार्ट्स हो गए। ऐसे ही सी वाले की बात कर लें, तो सी वाला देख लो आप, वार्म टेम्परेट वाला एरिया, तो वार्म टेम्परेट कौन हो गया आपका, येलो येलो कलर्स। इसके थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाओ, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख रहे हो आप, हल्के हल्के जो येलो कलर है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे। वैसे ही डी की बात कर ले अगर हम, तो डी में क्या हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो गुलाबी कलर की चीजें दिखेंगी, ये देखो, हल्के हल्के गुलाबी गुलाबी इसमें, हल्के हल्के गुलाबी इसमें दिख रही होंगी आपको। ठीक है, तो ये डी हो गया। और ई देखना है तो और ऊपर चले जाओ, ये देख रहे हो ई कैसा है, डार्क कलर में है, ये डार्क कलर में है, ई टी और ई एफ, ये देखो ये रहा ई वाला एरिया। ऊपर में भी देख सकते हो, ये रहा ई वाला एरिया, यानी पोल की तरफ जाओगे तो ई हो गया, सिंपल। चलो, अब हमने ये देख लिया, अब आ जाते हैं हम क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जलवायु परिवर्तन आखिर हुआ कैसे, देखो, अगर हम बात करें तो जो अभी का हमें जलवायु देखने को मिलता है, वो पिछले 10,000 सालों के बदलने हुए वायु वायु जलवायु का रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, कोई आपसे पूछ सकता है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि सेंटेंस देके पूछ सकता है सीडीएस वगैरह में, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो स्टेटिक फेनोमिना है या नेचुरल और कंटिन्यूअस फेनोमिना है। तो नेचुरल और कंटिन्यूअस फेनोमिना है, जो प्रकृति के कारण होता है और कंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, आज भी हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ एविडेंसेस हैं, कौन कौन से एविडेंसेस है, जैसे ग्लेशियर और इंटर ग्लेशियल जो पीरियड्स हैं, जब ग्लेशियल बने और ग्लेशियल जैसे जैसे क्या हुए, पिघले या फिर नए ग्लेशियल बने, तो उनके बीच में जो जो दरमियान समय रहा, उसमें क्या क्या चीजें बदली, क्या क्या चीजें रही, उन सबको देख लो आप, तो वो भी एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। अच्छा, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो कहाँ पर है, हाई एल्टीट्यूड या हाई लैटिट्यूड्स पर आपको देखने को मिलते हैं। ऊंचाई पर जो जो चीजें बनावटें देखने को आपको मिलती हैं, उनसे भी आप ट्रेस कर सकते हो कई सारी चीजों को। ठीक है, कई सारी चीजों को। तीसरा अगर बात करें सेडिमेंट्स के डिपॉजिट्स, ग्लेशियर वगैरह में, ठीक है, कई जगह पर सेडिमेंट्स जमा है, वो भी इसके प्रूफ है। ये पूछा जा सकता है सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में या इवन सीएससी वगैरह में। ठीक है, और चौथा जो बात करें, ट्री रिंग्स, जो आपने देखा है ना, मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था कि पेड़ के उम्र मापने के लिए उसमें अंदर में कई सारे रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, कैम्बियम और ये सारी चीज मैंने बताई थी आपको जब। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वो भी दिखा, जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह के पेड़ पौधे जो होते हैं अलग दिखते हैं, बाहर का छाला अलग है, अंदर नमी ज्यादा है, कहीं पर हरी भरी ज्यादा है। ठीक है, अलग अलग जगह के पेड़ अलग अलग होते हैं, तो उनके रिंग्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एविडेंस। तो ये सारे 3-4 एविडेंस हो गए। भारत की बात कर ले क्लाइमेट चेंज की, तो हमने वेट और ड्राई दोनों पीरियड्स देखे हैं अल्टरनेट करके। ठीक है, मतलब कभी हमारे यहाँ सर्दी या आर्द्रता हुआ करती थी, और अभी क्या है, गर्मी ज्यादा है, ड्राई पीरियड्स ज्यादा है। ठीक है, और अब जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान जो है, 8000 बीसी, 8000 ईसा वर्ष पूर्व कैसा हुआ करता था, ठंडा और वेट हुआ करता था। ठीक है, ठंडा और वेट हुआ करता था। ठीक है, ये बात याद रखना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट छाप सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। वैसे ही 3000 से 1700 बीसी जाएं या ईसा पूर्व जाएं, तो वहां पर क्या हो जाता था, यहाँ पर बहुत सारा बारिश देखने को मिलता था। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो 2000 से लेकर 1700 साल पहले वो एक समय में काफी ज्यादा फ्लोरिश या सभ्यता, विकसित सभ्यता हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पर ड्राई कंडीशन शुरू हुआ, जब ये खत्म हुआ इसके बाद से यहाँ पर कैसा ड्राई कंडीशन स्टार्ट हो गया, काफी ज्यादा सूखा पड़ने लगा।
जियोलॉजिकल बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी की बात करें सॉरी, तो क्या होता है, पृथ्वी जो है 500 से लेकर 300 मिलियन साल पहले जब बनी थी नई नई में, तो कैसी थी, बिल्कुल गर्म थी, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलुरियन पीरियड में हमें देखने को मिलता है। इतना डिटेल में सिर्फ सीडीएस, सीएपीएफ या सीएससी वगैरह पूछ सकते हैं, अदरवाइज एसएससी नहीं पूछेगा आपसे। और कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी ले आजकल जैसे वो सनका हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हुई हैं, वो सारे एनसीईआरटी के डेटा हैं जो मैं फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। अच्छा, प्लीस्टोसीन एपॉक के समय में क्या था, ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल जो पीरियड था वो यहाँ पर थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट जो ग्लेशियर पीक देखने को मिलता है हमारे को 18,000 साल पहले बना हुआ था, वो देखने को मिलता है। प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड है, दो ग्लेशियर बनने के बीच के पीरियड को इंटरग्लेशियल पीरियड कह देते हैं हम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 10,000 साल पहले ये देखने को मिला था। अब आ जाते हैं रिसेंट पास्ट में, ये अभी पूछा हुआ था किसी एग्जाम में यूपीएससी ने, ठीक है, कि कौन सा ऐसा दशक है जो कि 20वीं सदी का सबसे गर्म दशक या सबसे वार्मेस्ट डिकेड माना गया है, किसका, 20वीं सेंचुरी का, तो वो था 1990s का दशक, यानी 1990 से लेकर 1991 से लेकर 2000 तक का दशक, 1990 से 1999 तक का दशक को हम मानते हैं ये वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म समय यही था, ये आपका एनसीईआरटी कहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, इसी एक और चीज देखने को मिला, जो साहेल रीजन पड़ता है ना, साहेल रीजन, वहां पर 1967 से लेकर 1977 में यहाँ पर भयंकर सूखा देखने को मिला था, ठीक है। 1930 में जो यूएसए का ग्रेट प्लेन है, वहां पर भी एक बार भयंकर सूखा देखने को मिला था, जिसको डस्ट बाउल कहते हैं, ठीक है, 1930 के दशक में। यूरोप की बात करें तो यूरोप ने वार्म, वेट, कोल्ड, ड्राई पीरियड्स, ये सारे उसने एक्सपीरियंस कर रखे हैं। लिटिल आइसेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लिटिल आइस एज जो है 1550 से 1850 के बीच में एक ऐसा एज बना था जिसको लिटिल आइस एज कहते हैं। इस पर जो एक मूवी भी शायद है ना, तो ये उसी समय की बात है। 1885 से 1940 के बीच में ग्लोबल टेम्परेचर ने क्या करा था, सबसे ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड शो किए थे, मतलब ऊपर चढ़ते हुए ट्रेंड शो किए थे, बढ़ रहे, कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं 1885 से लेकर 1940। 1940 के बाद से जो इंक्रीजमेंट है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, बढ़ने का जो दर है, वो धीरे धीरे क्या हुआ है, घटा है, कम हुआ है 1940 के बाद से। अच्छा, इस क्लाइमेट के बदलने के कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे, तो दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल रीजन, दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल रीजन। एस्ट्रोनॉमिकल कॉज में सबसे पहला आ जाए सन स्पॉट। सन स्पॉट मैंने आपको बताया था कि सन के ऊपर एक धब्बेदार कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो कैसा होता है, डार्क होता है और कूलर पैचेस होते हैं। जितना ज्यादा सन स्पॉट होगा उतना कूलर मौसम होगा, उतना गीला देखने को मिलेगा, मतलब आर्द्रता होगी, और उतना ज्यादा तूफान वगैरह आने का संभावना है। अगर जितना कम सन स्पॉट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा गर्मी होगी, उतना ज्यादा ड्राई मौसम होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वहां रेगिस्तान वगैरह बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा ही एस्ट्रोनॉमिकल एक और प्रूफ है, वो है कौन सा, मिलनकोविच ऑसिलेशन। इन्होंने भी क्या करा था कि अपने एक क्या कहते हैं, ओबल और एक्सियल टिल्ट के कारण, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो इसका टिल्टेशन है पृथ्वी का, उसने भी क्या करा है, इसको प्रभावित किया हुआ है, ठीक है। इस किसने, मिलानकोविच ऑसिलेशन के द्वारा बताया गया था, मैंने आपको समझाया हुआ ये भी चीज। तीसरा आ जाता है टेरेस्ट्रियल कॉज। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर होने वाले कारण कौन कौन से, तो एक हो गया वोल्केनिज्म, वोल्केनो जो ज्वालामुखी है उसके कारण, ठीक है। वोल्केनो से क्या निकलता है, एरोसोल निकलता है, जो कि क्या कर देता है, सोलर रेडिएशन को रिड्यूस कर देता है, किससे, पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी तक आ रहे हैं, ये जो वोल्केनो से निकला है, ये उसको ऊपर ही रोक देता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, टेम्पररी कूलिंग देखने को मिलती है और कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये किसने बताया था, पिनाटोबो एंड एल शिकोन ने बताया था। एल शिकोन के इरप्शन के बाद से ये बताया गया था, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं अगले प्रूफ पर, वह है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है हमारे द्वारा, ह्यूमन ने जो कॉज क्रिएट किए हैं, जिसके कारण सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास में बहुत डिटेल में कराया था, यहाँ भी हम डिटेल में करेंगे। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि एक तरह का गैस जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये ऐसे गैस होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और जो रेडिएशन तुम्हें पता है, पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी रिलीज करती है, वापस भेजती है अर्थ सोलर के रेडिएशन को, तो वो क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ये गैस बैठे हुए हैं, ये क्या कर देते हैं, इसको ट्रैप कर लेते हैं, यही रोक लेते हैं, कहते हैं बाहर नहीं जाने देंगे बेटा, हमारी मर्जी से है, हमारी मर्जी से जाओगे, इसको रोक लेते हैं।
और रोक लेते हैं तो क्या हो जाता है कि इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है पूरा गर्म हो जाता है। जब ये पूरा गर्म होगा तो पृथ्वी ओवरऑल गर्म होगी। इसी प्रभाव को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो पृथ्वी से रेडिएशन जाता है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ ये सारी बात। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रीन हाउस है ना, इसको कहाँ से लिया गया? ये ग्लास है, ग्रीन हाउस ग्लास आता है, उससे लिया गया है ग्रीन हाउस गैसेस का नाम। ठीक है, ये ग्लास क्या कर देता है, अभी भी कई सारे गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रीन हाउस सिस्टम बनाया जाता है पेड़ पौधों को बनाने ग्रो कराने के लिए। ग्रीन हाउस सिस्टम वो क्या कर देता है ना, एक ग्लास होता है जिससे कवर कर दो आप, तो वो क्या कर देता है, सनलाइट जो इसमें अंदर आया है ना उसको बाहर नहीं निकलने देता, ये ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेता है तो अंदर क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में अगर आप बैठे रहो गर्मी के दिन में, अगर आप एसी वगैरह बंद कर दो तो गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें वो ग्लास होता है, वो ट्रैप करता है धूप को। सर्दी में भी आप देखोगे कि बाहर में जितनी ठंडी, अगर आप सिर्फ नॉर्मली बंद करके शीशा चढ़ा के बैठ जाओ तो भी आपको उससे कम ठंडी लगेगी, यानी गर्मी लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस ग्लासेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका मेन काम क्या है कि जो रेडिएशन आ रहा है, पृथ्वी भेज रहा है ऊपर की तरफ, उसको ट्रैप कर लेता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। बाहर जाने नहीं देता, उसके कारण क्या होती है, गर्मी होती है। इसमें जो सबसे मेन गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले क्लास में चीख चीख के बताया था जब मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाई थी। ठीक है, मेन होता है कौन? CO2। उसके अलावा कौन कौन गैसेस होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है। इसका सीक्वेंस मैंने एनवायरमेंट के क्लास में कराया हुआ है, वहां आप देख लेना किसका कितना परसेंट होता है, वहां मैंने कराया हुआ है, आप देख लेना, सब कुछ वहां लिखा हुआ है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्ट आपके ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्शन करते हैं। जो ये गैसेस आपको दिख रहे हैं इनके साथ वो रिएक्शन करते हैं और नया चीज बनाते हैं, नया प्रभाव डालते हैं ये। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव कैसा होता है सर। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है, अलग अलग जगहों के हिसाब से बदलता है। ग्रीन हाउस गैस कैसा है उस पर निर्भर करता है, कौन सा गैस है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन, सांद्रता कितनी है उस पर निर्भर करता है और उस हिसाब से वो बदलता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी चीज पर डिपेंड करता है, तो एटमॉस्फेयर के लाइफ टाइम पर, कितने समय तक वो वहां पर रहा उस पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ का रेडिएशन का वेवलेंथ कितना था उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो काफी इफेक्टिव होते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, काफी प्रभावी ग्रीन हाउस गैस होते हैं। उसके अलावा ओजोन जो होता है वो कहाँ बैठा है, स्ट्रेटोस्फीयर में बैठा होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। वहीं पर जाकर के वो क्या कर देता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सन से आने वाली है, वो काफी फायदेमंद होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन की बात कर ले आगे, तो ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और लोअर ट्रोपोस्फीयर में वहां पर भी ये काम करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रहेगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा समय लगेगा पृथ्वी को रिकवर करने में। समझ रहे हो ना, ग्रीन हाउस ज्यादा रहेगा गैस तो वहां पर क्या होगा, वो पृथ्वी को और ज्यादा गर्माएंगे, गर्माएंगे तो क्या होगा, उसको ठंडा करने में और ज्यादा समय लगेगा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, चलो अब एक एक करके सारे गैसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। ये कई बार पूछा जा चुका है, वो चाहे SSC हो, चाहे CDS हो, CAPF हो, सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज्यादा अमाउंट में ये हॉट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली ये कहां से निकल के आता है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से होते हैं, तेल जो आप ईंधन यूज करते हो जैसे पेट्रोल डीजल ये सब हो गए, गैस जो यूज करते हो, कोयला जो यूज करते हो, उन सबसे ये जलने के बाद निकलता है। अच्छा, फॉरेस्ट और ओशियन, ये पूछा जा चुका है CDS में शायद। फॉरेस्ट और ओशियंस को हम सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फॉरेस्ट में, जंगलों में पेड़ पौधे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही ओशियन भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा ओशियन ही करता है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या कर देता है, इन सबको एब्जॉर्ब कर देता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण जैसे पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑब्वियस बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वो पेड़ पौधे रहेंगे तो इसको खींच लेंगे सांस के तौर पर, लेकिन वो रहेंगे नहीं तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट टाइम अगर हम बात करें CO2 का तो 20 से 50 साल तक है। और आगे बढ़े, चलो। सो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में 0.03% जो CO2 है, आपको पता होगा, वो हर साल तकरीबन 0.5% के दर से बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको रोकने के लिए कई सारी चीजें चलाई गई हैं। और CO2 का डबलिंग कब देखने को मिला, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद से। ठीक है, अच्छा CFC के बाद एक और टर्म आता है ओजोन और ओजोन होल। ये क्या होता है सर, तो CFC जो मेनली निकलता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ह्यूमन एक्टिविटी से निकलता है। जैसे पहले रेफ्रिजरेटर में या AC में इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब इसको बैन कर दिया गया है। ये क्या कर देता था,
ओजोन में बैठा है, ओजोन कहाँ बैठा है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन का काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रे को रोकना, ठीक है। तो ये सीएफसी क्या कर देता था? ओजोन को डिस्ट्रॉय करता था। क्या करता था? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और उसके कारण क्या होता था कि ओजोन का लेयर धीरे धीरे डिप्लीट करने लगा, घटने लगा, ठीक है। कहां पर ये देखने को मिला? अंटार्कटिका में, ये पूछा जा चुका है, अंटार्कटिका में। और इसी को नाम दे दिया ओजोन होल। इतना ज्यादा वहां पर डैमेज कर देगा कि वहां होल जैसा चीज देखने को मिला ओजोन लेयर में, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल या ओजोन छिद्र देखने को मिलता है। और इसके कारण ये अल्ट्रावायलेट रेज जो ये एब्जॉर्ब कर पा रहा था, उसकी कैपेसिटी घट गई, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये हमारे लिए स्किन कैंसर कॉज करता है और कई भी सारी दिक्कतें करता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। जस्ट सेकंड में आता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, बस मैं आया। आ जाओ, वापिस आते हैं। हाँ, ठीक है। सो हम यहाँ देख रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे थे। सो हमने ग्रीन हाउस गैसेस देख लिए, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स क्या रहा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये रहा कि पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर राइज किया, ठीक है। और हर जगह यूनिफॉर्म नहीं रहा, एक जैसा नहीं रहा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, बट ओवरऑल पूरी पृथ्वी को इसने प्रभावित किया। इसके कारण क्या हुआ? ग्लेशियर्स पिघले। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जहाँ पर बर्फ वाले एरिया है वो पिघलेंगे, और बर्फ पिघलेंगे तो सी लेवल राइज करेगा, ठीक है ना। पानी का स्तर, समुद्री स्तर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके कारण क्या हो जाएगा? जब सी लेवल राइज करेंगे तो उसके कारण ये होगा, जो कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका सबमर्ज्ड पार्ट ज्यादा रहा, इमर्ज्ड पार्ट, तो वो सारी चीजें बनेंगी। जैसे कुछ एरिया डूब जाएंगे, कुछ एरिया बाहर आ जाएंगे, कुछ एरिया ज़्यादा डूब जाएंगे, ठीक है। आइलैंड्स कुछ डूब जाएंगे जब इसका लेवल बढ़ेगा तो, ठीक है। अब देखो, कुछ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बाद और साले बेसल कन्वेंशन और बाकी चीज़ें नहीं लिखी हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो मैंने पिछले क्लास में एनवायरनमेंट में पढ़ा चुका हूँ सारी बातें, तो फिर दोबारा क्यों बताना। वहाँ से आप देख सकते हो, सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर देखेंगे। इसके रिस्पॉन्स में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया, 1997 में इसको प्रोक्लेम किया गया, घोषणा करी गई, और 2005 में इसको लागू किया गया। ईयर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसको 141 देशों ने अनुमोदित किया था, रेटिफाई किया था, और 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं जो कि जहां पर बहुत ज्यादा औद्योगिकरण है, उन्होंने उनको बाउंड किया गया था, उन पर बाध्यता रखी गई थी कि भाई साहब आपको इमिशंस कम करने पड़ेंगे। कौन से इमिशंस? ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इमिशन को 5%, ठीक है, घटाने की बात कही। जो 1990 में लेवल था, उसको 2012 तक 5% घटाने की बात करी गई थी। ये लक्ष्य रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। अब आ जाते हैं एक और बात, वेपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भारत के कंपेयर में। कि एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी एक बार हम और डिटेल में देखेंगे जब भारत पढ़ेंगे तो। हालांकि यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख दिया है ताकि लगे हाँ तो दोनों कंप्लीट हो जाए। सो भारत की बात करें तो हमें पता है कि भारत में कई तरह के, मतलब क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ विविधताएं देखने को मिलती हैं। वो चाहे मौसम को लेकर के हो, चाहे वो पेड़ पौधों को लेकर के हो, जमीन को लेकर के हो, अभी हम पढ़ेंगे जब, देखना कितनी विविधताएं हैं हमारे यहाँ। तो वैसे ही क्लाइमेट की बात करें तो हमारे यहाँ 6 मेजर टाइप के क्लाइमेट कोपन के हिसाब से देखने को मिले। ऐसे और भी हैं, मेजर 6 तरीके के मिले, ठीक है। जिनमें सबसे पहला आता है AM। अब देखो, ये सब बताने की तो जरूरत है नहीं कि कौन क्या है कौन क्या है, ये सब बातें आपको पता होंगी। CWG थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये नया कॉम्बिनेशन बन गया इसलिए नया लग रहा होगा। AM की बात करें तो ट्रॉपिकल मानसून होता है, सिंपल, A से ट्रॉपिकल और M से मानसून। कहाँ पाया जाता है? जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जैसे वेस्टर्न घाट वाला एरिया, आपके तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो देखने को मिलता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, जैसे जहाँ मेघालय वाला जो बारिश वगैरह पड़ती है, याद आ रहा है, जैसे केरल, कोंकण, असम, इन सब एरियाज में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रॉपिकल सवन्ना या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, दोनों सेम बात है, ठीक है। ट्रॉपिकल सवन्ना या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई दोनों सेम बात है। सवन्ना का मतलब क्या हो जाता है, तुम्हें पता है क्या होता है सवन्ना? वन याद है, हम पढ़ेंगे। तो उष्ण सवन्ना ये कहाँ देखने को मिलता है? सेंट्रल इंडिया में, बीच वाले पार्ट में, जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन प्लेटू, ठीक है, और कुछ पार्ट्स हो गए वहां पर देखने को मिलता है। BWH, बी से क्या था? ड्राई, डब्ल्यू से क्या था? डिजर्ट, एच से क्या था? लो लैटिट्यूड।
तो ये हमारे यहाँ देखने को मिलता है। कैसा होता है ये? हॉट डेजर्ट होता है। कहाँ पर? थार डेजर्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। BSH, देखो नाम देखते हैं तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ ये होना चाहिए। बी से ड्राई होता होगा सर, एस से सेमी एरिड होता होगा और एच से लो लैटिट्यूड होता होगा। तो सेमी एरिड एसटीपी कहाँ पाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में और गुजरात वगैरह के पास में पाया जाता है। CWG की बात करें तो ह्यूमिड, सी से क्या होता है? ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, विंटर ड्राई होता है, डब्ल्यू से विंटर ड्राई, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, जैसे यूपी बिहार वाले पार्ट में पाया जाता है और कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में भी पाया जाता है। ईटी यानी टुंड्रा, तुम्हें पता है ना बर्फ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर, हायर हिमालय, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, इन सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया है ताकि दिक्कत ना हो। सब चीजें जब इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो इसको भी डिटेल में ही कवर कर लो। एम की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, हिंदी में उष्ण मानसूनी जलवायु। इसकी विशेषता ये होती है कि बहुत अच्छा बारिश होता है। जैसे हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून होता है जो कि इधर से आता है, आपके अरेबियन सागर से होता हुआ आता है और जाकर के बारिश कराता है। हमारे यहाँ शॉर्ट ड्राई सीजन होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे सूखे सीजन्स होते हैं सर्दी के मौसम में। हाई ह्यूमिडिटी होती है, काफी ज्यादा कैसी होती है? आर्द्रता होती है मौसम में। कहाँ पर ये देखने को मिलता है? AF, तो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन जैसे केरला, कोंकण कोस्ट, ये सब में, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे आसाम, मेघालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। AW बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से CGL टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। CGL टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताता हूँ क्या पूछा गया। सो ट्रॉपिकल सवन्ना या वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कह लो इसको AW को। तो ये क्या होता है? वेट समर होता है और ड्राई विंटर होता है। जो गर्मी होती है वो सूखी होती है और सॉरी, गर्मी जो होती है उसमें क्या होता है? हवा में नमी होती है, लेकिन जो सर्दी होती है उसमें सूखा मौसम होता है बिल्कुल। रेनफॉल जो होता है वो होता है किसके कारण? साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण। हम पढ़ेंगे। इसमें डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है। डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी आपका शीतशुष्क मौसम। और इसको कौन सा वन कहते हैं हिंदी में? देख लेना एक बार कौन सा वन कहते हैं। अच्छा, ये भारत के सबसे ज्यादा हिस्सों में पाया जाने वाला क्या है? क्लाइमेट है। कौन? AW। यही पूछा गया था आपके SSC CGL टीयर 2 2024 में। SSC CGL टीयर 2 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के सबसे ज्यादा हिस्सों में पाया जाने वाला क्लाइमेट टाइप कौन सा है क्वेपन के हिसाब से? तो वो था AW, आंसर था उसका, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? पूरे सेंट्रल इंडिया में, दक्कन प्लेट्यू में, इंटीरियर पेनिसुलर रीजन में, ठीक है, जैसे नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, सब जगह में पाया जाता है। देखो यहाँ लिख दिया है AW सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भारत में जलवायु है। उसके बाद आते हैं BWH पर। तो BWH तुम्हें पता है कि यहाँ सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर काफी ठीक ठाक तेज होता है। स्पार्स वेजिटेशन मतलब छिटपुट घास होते हैं फैले हुए। जैसे उदाहरण के तौर पर थार डेजर्ट हो गया, जैसलमेर वाला एरिया हो गया राजस्थान का। BSH की बात कर ले तो सेमी एरिड STP क्लाइमेट होता है। और ये क्या होता है? तुम्हें पता है कि मैंने ऑलरेडी इस पे बता रखा है, सब कुछ बता चुका हूं मैं कि ट्रांजिशनल क्लाइमेट होता है। कहाँ पर? जहाँ पर डिजर्ट होता होगा और सवन्ना, मतलब दोनों मिक्स होता होगा। ड्राई और वेट रीजन का ट्रांजिशन जोन होता है ये। यहाँ पर बारिश काफी कम होती है, ठीक है, स्लाइटली, मतलब ये डेजर्ट वाले एरिया से, जो डब्लू वाला एरिया था ना, डब्लू वाले से थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर। जैसे पंजाब हरियाणा का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया हो गया, दक्कन प्लेटू का कुछ एरिया हो, जैसे हिसार, सोलापुर, ये सब हो गए। CWG एक क्लाइमेट है जिसका मतलब होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसमें क्या होता है? हॉट समर होता है, गर्मी का दिन काफी तेज होता है और ठंडा भी काफी तेज होता है, ठीक है। और रेनफॉल जो होता है मेनली कब होता है? गर्मी के दिनों में होता है। और सर्दी के दिनों में क्या होता है? सूखा मौसम होता है। जैसे कहाँ पर? यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये सब जगहों पर देखा जाता है। और हिमालय के जो फुट हिल्स वाले एरिया हैं, जो पहाड़ के नीचे वाले बसे एरिया हैं, वहां पर देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना वगैरह में देखने को मिलता है। ईटी टुंड्रा ये कहाँ मिलता है? हाईलैंड एरिया है, हाईलैंड क्लाइमेट है। ये कहाँ देखने को मिलता है? पहले तो ये जान लो, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर तापमान होता है। यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलता है और गर्मी का सीजन काफी छोटा होता है। कहाँ होता है जरा बता दो मुझे? ये हिमालय वाले एरिया में होता है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह, कारगिल, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, वहां पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लाइमेट वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में CWG क्लाइमेट आपके ये वाले एरिया में, AW क्लाइमेट कहाँ है ये देख सकते हो आप। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्लाइमेट पार्ट कौन है? AW, ठीक है। इसके अलावा AMW, BSHW ये सब भी पाया जाता है, बट दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट।
ईटी देख लो आप कहाँ पाया जाता है, ई और ईटी, तो ये ऊपर वाले एरिया में ई पाया जाता है, ईटी पाया जाता है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। सो ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी तक जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये रहा क्यूआर, आप इसको स्कैन करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ क्लास के बाद ही, और अगर कोई अपडेट होती है वो भी दे देता हूँ। बाकी अगर आपको एफर्ट सही लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताएं। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं आप लोग, तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, काम करने का जज्बा रहता है। सो आप इसको करते रहें, लोगों को बताते रहें। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम इसको खत्म करके ही कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए आप लोग, खुश रहिए। और आज सरस्वती पूजा है तो आप सभी को माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी की, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।